तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूसेंट का प्राचीन भारत के टॉप 100 MCQ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, उसमें 20-20 क्वेश्चन को मैंने बांट दिए हैं। 1 से 20 तक सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन के बाद उधर एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, आप बोर ना होइएगा, उसके चलते आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खोल के सबका कमेंट कर सकते हैं जिसका भी आंसर आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बिना लेट किए बढ़ेंगे दोस्तों, बिना लेट किए। और जिसका भी आंसर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये था लोथल। कौन सा? लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सबसे बड़ी स्थल कौन सी है? सिंधु घाटी की सबसे बड़ी स्थल राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में मिली नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु की बनी थी? किस धातु की बनी थी? कांसा धातु की बनी थी। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती थी? कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती थी? चित्र लिपि प्रयोग में लाई जाती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग में संबंधित थी? तो यह थी कांस्य युग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? सिंधु सभ्यता की नगर योजना योजनाबद्ध थी। क्या थी? योजनाबद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था। क्या था? बैल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के पतन किस कारण हुआ? तो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो हुआ विदेशी आक्रमण हो गया था, जलवायु परिवर्तन हो गया था, या बाढ़ हो गया था। उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने कराई थी। किसने? राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे। उन लोग लोहा को नहीं जानते थे ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता में मुद्रा प्रणाली का प्रयोग था। सिंधु सभ्यता में मुद्रा प्रणाली का प्रयोग कैसा था? तो वो नहीं था, मुद्रा प्रणाली नहीं था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता का धार्मिक चिन्ह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का धार्मिक चिन्ह पशुपति मुहर है। क्या है? पशुपति मुहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिंधु सभ्यता की ईंटें किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की जो ईंटें थी वो पक्की ईंटें थी। कैसी ईंटें? पक्की ईंटें। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, कमेंट में आंसर बताइए जाएगा, आप बोर नहीं होइएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त अनाज भंडारण स्थल कहाँ पाया गया था? तो कहाँ पाया गया था?
हड़प्पा में पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए कि कितना सही होता है कितना गलत होता है, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बड़ी स्नानागार कहाँ मिला है? तो बड़ी स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे 21 से 40 तक वैदिक काल एवं महाजनपद काल। ठीक है, वैदिक काल और महाजनपद काल को देखेंगे। तो अब अगला स्टार्ट होता है यहाँ से। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? इसका भी कमेंट आप जरूर बताइएगा। तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र। कितना? 1028, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो आर्यों का जो प्रमुख देवता था वो इंद्र था। कौन था? इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितना है? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, वेदों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्ति महाजनपद मगध था। क्या था? मगध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेदिक काल का मुख्य पेशा था। तो ऋग्वेदिक काल का मुख्य पेशा क्या था? तो मुख्य पेशा गाय पालन करना था। क्या पालन करना? गाय पालन करना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद जो संबंधित है वो दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन से। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। क्या भाषा? संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक युग में राजा का चयन किससे होता था? तो राजा का जो चयन होता था वो होता था चुनाव से। किससे? चुनाव से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट में आंसर बताते जाइएगा, देखिए लास्ट में कितना सही होता है। वैदिक काल में प्रमुख सभा कौन सी थी? तो वैदिक काल में प्रमुख सभा थी सभी, यानी कि सभा, समिति, विदत सभी था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस वेद में संगीत का वर्णन है? किस वेद में संगीत का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामवेद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? तो पुरोहित का प्रमुख कार्य यज्ञ करना था। क्या करना? यज्ञ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 36, किस वेद में जादू टोना संबंधित मंत्र है? तो किस वेद में है? तो ये है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, आंसर बताते जाइएगा दोस्तों, आंसर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना भी।
गृहस्थ आश्रम किस आयु वर्ग से संबंधित था? तो गृहस्थ जो आश्रम था वो किस वर्ग में संबंधित था? तो किस आयु में? तो वो था 25 से 50, 25 से 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहले सिक्के किस युग में प्रचलित हुए? तो किस युग में प्रचलित हुए? महाजनपद युग में। कहाँ पे? महाजनपद युग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो ब्राह्मण ग्रंथों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किस वेद में समाज की चिकित्सा विधियों का उल्लेख है? किस वेद में समाज की चिकित्सा विधियों में उल्लेख है? तो ये अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 41 से 60 तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म 41 से 60 तक। अब तैयार हो जाइए और इसका आंसर भी कमेंट में ज़रूर बताइए। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। कहाँ था? लुम्बिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिए वो दिए सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। कौन थे? महावीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, को ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, जैन धर्म से अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकार थे वो थे महावीर। कौन? महावीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, इनमें कौन सा नहीं है? ठीक है, त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है सम्यक वचन। सम्यक वचन जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल को 51 से 70 के बीच में। 51 से 70 के बीच में मौर्य काल को देखेंगे, तो रेडी हो जाइए, कमेंट में आंसर बताइए। जिसका भी आंसर पता है कमेंट में बताइए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया अशोक ने? तो वो कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54,
कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, हर टाइप के। यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं तो अभी और मज़ा आने वाला है। अशोक का धर्म प्रचारक कौन था जिसे श्रीलंका भेजा गया? ठीक है, तो श्रीलंका भेजा गया वो है महेंद्र। श्रीलंका भेजा गया अशोक का जो धर्म प्रचारक था वो महेंद्र था, जिसको श्रीलंका भेजा गया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अशोक की धर्मदूत पुत्री का नाम क्या था? तो अशोक का जो धर्मदूत पुत्री था उसका क्या नाम था? उसका नाम संघमित्रा था। क्या था? संघमित्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे वो लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिला है? तो अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख मिला है वो मिला है प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। बिंदुसार को किस ग्रीक इतिहासकार ने अमित्रघात कहा है? तो बिंदुसार ने किस ग्रीक इतिहासकार ने अमित्रघात कहा है? तो वो कहा है मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मौर्य शासन का सबसे महत्वपूर्ण कर क्या था? तो मौर्य शासन का जो सबसे महत्वपूर्ण कर था वो था भूमि कर। क्या? भूमि कर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61। मौर्यकालीन सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मौर्यकाल का जो सबसे बड़ा नगर था वो था पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है इंडिका। क्या? इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। मौर्यकालीन प्रशासन में अमात्य किसे कहते थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मौर्यकालीन प्रशासन में अमात्य किसको कहते थे? तो अमात्य कहते थे मंत्री को। किसको? मंत्री को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ संधि की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो संधि की थी वो की थी सेल्यूकस से। किससे? सेल्यूकस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65। मौर्य शासन में विदेशी यात्रियों के आगमन मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मौर्य शासन जो था, मौर्य शासन काल में विदेशी यात्रियों का जो आगमन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राजनयिक संबंध। क्या था? राजनयिक संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कहाँ किया था? तो जैन धर्म स्वीकार किया था वो किया था श्रावणबेलगोला। कहाँ पे किया था? श्रावणबेलगोला में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। अशोक ने कितने बौद्ध संगीति कराई थी? तो अशोक ने कितने बौद्ध संगीति कराई थी? तो वो कराई थी 3 बौद्ध संगीति। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी अशोक की वो हुई थी पाटलिपुत्र में। अशोक की तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69। अशोक की लाटों में शेर किस चीज़ का प्रतीक था? तो अशोक की जो लाटों में शेर वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो वो है धर्म का प्रतीक। किसका प्रतीक? धर्म का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राष्ट्र प्रतीक अशोक की किस लाट से लिया गया था? तो राष्ट्र जो प्रतीक था अशोक का वो किस लाट से लिया गया था? तो वो सारनाथ के लाट से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 71 से 90, गुप्त वंश, दक्षिण भारत और संस्कृति। ये तीनों को कवर करेंगे 71 से 90 के बीच में। ठीक है, तैयार हो जाइए। जिसका भी आंसर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। गुप्त युग को किसका स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा गया है किसका? तो वो कला का कहा गया है, धर्म का भी कहा गया और साहित्य का भी कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75, इस्लामाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? सॉरी, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद जो स्तंभ है वो लेख है समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76, आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट की रचना की है। किसकी रचना की है? आर्यभट्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77, दशवतर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दशवतर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट आप लोग करते जाइएगा और देखिए कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य क्या कहलाता है? तमिल भाषा का जो प्राचीन साहित्य है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संगम साहित्य। क्या साहित्य? संगम साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वान भट्ट था। कौन था? वान भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्र किसने लिखा? तो मालविकाग्निमित्र किसने लिखा? तो यह लिखा कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग 91 से 100 तक विज्ञान, शिक्षा, यात्रा और संस्कृत चारों को कवर करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है चरक को। किसको? चरक को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सुश्रुत संबंधित है। तो सुश्रुत जो संबंधित है वो है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस युग में प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य युग में प्रसिद्ध था। किस युग में? मौर्य युग में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया। किसने? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95, वैन किसके समय भारत आया है? तो वैन हर्षवर्धन के समय भारत आया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो मेघदूत के ग्रंथ के रचयिता कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की। किसकी रचना है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले लोहा किस युग में प्रयोग हुआ? तो सबसे पहले जो लोहा का युग में प्रयोग हुआ वो है लोह युग। कौन सा युग है? लोह युग है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। बृहजत्ताक नामक ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा? तो बृह जो जत्ताक लिखा है वो लिखा है वराह मिहिर। किसने लिखा है? वराह मिहिर ने लिखा है। वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो ये था नंद। क्या था? नंद। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग चेक किए कि आप लोग को कितना सही हुआ? कमेंट में तो बताए होंगे, मैं बाद में कमेंट चेक करके सबका रिप्लाई दूंगा। डोंट वरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।